गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सर काबिल अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सीडीपी आज का जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और अधिगम के बारे में, इसके बारे में जानेंगे। तो शिक्षण और अधिगम में इसके अलावा भी देखेंगे कोहलर और हेगार्ट जो है इनका जो प्रयोग था ये शिक्षण के बारे में किस तरह से हुआ, और इसके अलावा भी देखेंगे जो अधिगम वक्र है, लर्निंग जो कर्व है, या लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, इन सब चीज़ के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं, पहला जो है वो है शिक्षण। शिक्षण क्या है? शिक्षण यानी टीचिंग, यानी टीचिंग से हम लोग सीधे समझते हैं जो पढ़ाना है क्या। यानी शिक्षण का अर्थ अध्यापक वर्ग द्वारा अपनाए गए व्यवसाय अथवा किसी व्यक्ति विशेष को कुछ सिखाने या कुछ विशेष ज्ञान कौशल, रुचियों और अभिवृत्ति आदि को अर्जित करने में दी जाने वाली सहायता से लिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। यानी जो कोई भी व्यक्ति है, यानी या अध्यापक हो, कोई भी हो, यदि किसी को सिखा रहा है कुछ और उसके अच्छे के लिए सिखा रहा है, उसके पॉजिटिव के लिए सिखा रहा है, तो क्या कहेंगे? उसको हम लोग शिक्षण कहेंगे। ये क्या हो सकता है? इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, व्यवसाय। व्यवसाय यानी व्यवसाय के लिए मतलब जो कुछ लाभ के लिए, यानी जो कोई टीचिंग कर रहा है यानी शिक्षण दे रहा है, तो वो अपना कुछ क्या है, स्वार्थ है, उसका कुछ लाभ है, इसके लिए वो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे व्यवसाय शब्द जोड़ा गया है। अथवा किसी व्यक्ति विशेष को कुछ सिखाना या कुछ विशेष ज्ञान हो या कौशल, कोई भी चीज़ हो, सिर्फ पढ़ाई लिखाई शिक्षण में नहीं आएगा, उसके रुचि के अनुसार कोई भी विषय यदि कोई किसी को सिखा रहा है तो वो शिक्षण का कार्य होगा। तो शिक्षण में जो है, यानी जो शिक्षण जो वर्ड है ये किससे जुड़ा हुआ है? यानी टीचिंग शब्द, इसमें क्या चाहिए? यानी बालक चाहिए जिसको आपको क्या करना है, सिखाना है, यानी स्टूडेंट्स यानी बालक, ये होना, बच्चों को होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है शिक्षक चाहिए जो उसको सिखाएगा, यानी टीचर चाहिए, सिखाने वाला चाहिए, या कोई व्यक्ति विशेष चाहिए। और इसके लिए क्या चाहिए? यानी शिक्षक जो है बच्चों को क्या सिखाएगा, इसके लिए एक विषय वस्तु चाहिए, कि कोई एक विषय वस्तु है जो उसको क्या करेगा, सिखाएगा। तो इसमें टीचर क्या कर रहा है? चिल्ड्रेन को या बालक को कोई विषय वस्तु के बारे में कोई ज्ञान दे रहा है या नॉलेज दे रहा है, तब इन तीनों का जो सम्मिलित रूप हो जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? शिक्षण कहते हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को शिक्षण है। यानी शिक्षण और अधिगम में बच्चा और शिक्षक दोनों क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, इंटरेक्शन उनका होता है, तब क्या होता है, शिक्षण का कार्य क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। यानी शिक्षण के इस कार्य में यदि शिक्षक क्या कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, लेकिन बच्चा क्या है, कुछ नहीं सीख रहा है, तो हम उसको शिक्षण नहीं कहेंगे। बच्चा को कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। भले बच्चा गलती करे, लेकिन गलती से भी कुछ वो क्या कर रहा है, सीख रहा है, तब क्या हो जाएगा, वो शिक्षण का कार्य कहलाएगा। शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं क्या हैं? जो इसकी विशेषताएं, जो इसका नेचर है, तो शिक्षण के बारे में है कि शिक्षण एक क्या है, जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। ये आपको याद रखना, इसका जो टर्म्स है, इसकी जो विशेषता है वो आपको याद रखना। इसी के ऊपर क्या होता है, आपका प्रश्न रहता है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। आपसे एग्जाम में रहता है शिक्षण क्या है, सिर्फ कला है, विज्ञान, या कला विज्ञान दोनों है, तो आपका उत्तर होगा कला और विज्ञान दोनों ही है। नेक्स्ट है, शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो शिक्षण का कार्य कर रहा है उसका अपना कुछ स्वार्थ जुड़ा रहता है, जिसके कारण क्या है, एक व्यावसायिक प्रक्रिया, क्योंकि बिना व्यावसायिक प्रक्रिया के यह कार्य पूरा नहीं होगा। कोई किसी को शिक्षा यूँ ही नहीं दे रहा है, कोई किसी को शिक्षा दे रहा है, यानी कुछ सिखा रहे, तो कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ कहीं से जुड़ा हुआ है। जैसे हम ही आपको ये डिस्टेंस मीडियम से यानी ऑनलाइन जो बता रहे हैं, इसमें भी क्या है, हम लोग का भी कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ है कि इसका प्रचार होगा, प्रसार होगा और आप तक ये नॉलेज पहुँचेगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये व्यावसायिक रूप से शिक्षण जुड़ा है। या स्कूल में ही दे रहा है, तो स्कूल में भी क्या कर रहा है, नौकरी पेशा कर रहे हैं, जिसके कारण उसको लाभ हो रहा है, उसका परिवार चल रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वहाँ पे शिक्षण का कार्य कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, यह एक क्या है, व्यावसायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, शिक्षण विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली है। यानी शिक्षण किसी एक प्रकार से नहीं हो रहा है, यानी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा क्या होता है, ये संभव होता है। शिक्षण में संप्रेषण कौशल का आधिपत्य रहता है। यानी संप्रेषण कौशल क्या है, बहुत ही जरूरी है। यानी कम्युनिकेशन स्किल जो है, यदि कम्युनिकेशन स्किल यानी संप्रेषण कौशल नहीं होगा सही से, तो जो शिक्षक संप्रेषित कर रहा है बच्चों तक सही से नहीं पहुंच पाएगा, बच्चे उसको नहीं समझ पाएंगे।
इसीलिए क्या है, इसका आधिपत्य रहता है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है संप्रेषण कौशल। यानी शिक्षक जो कुछ भी बोल रहा है, जो कुछ भी समझाना चाह रहा है, बच्चे उसको समझ पा रहे, तो क्या होगा, ये शिक्षण सार्थक पूर्ण तरीका से हो पा रहा है। यदि ऐसा नहीं होता है तो शिक्षण क्या है, वो व्यर्थ है, ऐसा नहीं है। यानी शिक्षक क्या कर रहा है, जो शिक्षण का जो कार्य कर रहा है उसमें यदि किसी ऐसा लैंग्वेज का, किसी ऐसा टर्म का या कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जिसको बच्चे नहीं समझ पा रहे, तो उसका शिक्षण का जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। यानी ये संप्रेषण कौशल जो है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही जरूरी है बच्चे का भी और शिक्षक का भी जो टीचिंग का कार्य कर रहा है। शिक्षण एक क्या है, पारस्परिक अंतःक्रिया है। पारस्परिक अंतःक्रिया किसके बीच है, तो शिक्षण अंतःक्रिया किसके बीच होगा, यानी टीचर यानी कोई व्यक्ति विशेष जो सिखा रहा है, और किसके बीच, स्टूडेंट यानी बालक के बीच क्या है, अंतःक्रिया का काम करता है। यानी जो कुछ शिक्षक बता रहा है, सिखा रहा है, बच्चे उसको क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उससे उसको फिर क्या होता है, उसको फीडबैक मिलता है कि बच्चे सीखा कि नहीं सीखा, इसकी जांच होती है। तो इस तरह से क्या है, यह एक पारस्परिक क्या है, अंतःक्रिया यानी म्यूचुअल इंटरेक्शन है। ये आपको वर्ड याद रखना है, पारस्परिक अंतःक्रिया याद रखना है, संप्रेषण कौशल शिक्षण में याद रखना है, व्यावसायिक जो वर्ड है ये याद रखना है। कई सारा वर्ड है, कला और विज्ञान है, जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। तो उसके बाद है शिक्षण शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। यानी जो बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसका जो शिक्षा ग्रहण करने का जो उद्देश्य, बहुत सारा उद्देश्य हो सकता है, यानी ज्ञान प्राप्त करना हो सकता है या कोई कौशल सीखना हो सकता है। तो सभी उद्देश्यों का क्या एक प्रकार का क्या है, वो साधन है। नेक्स्ट है, शिक्षण एक ऐसी कला है जिसका स्वरूप शिक्षा के उद्देश्यों के साथ साथ बदल जाता है। यानी टीचिंग इज सच एन आर्ट हुज फॉर्म चेंज अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। यानी उद्देश्य के साथ साथ क्या होता है, ये बदलता रहता है। शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। शिक्षण शिक्षक का स्वमूल्यांकन है, स्वमूल्यांकन है। यानी जो टीचर है उसने क्या किया, जो शिक्षा का काम किया, यानी शिक्षा प्रदान किया, तो इससे उसका भी आकलन होता है कि उसने क्या सीखा, यानी वो सिखा जो रहा है उसमें वो सक्षम है कि नहीं, यानी बच्चे उसको समझ पा रहा है कि नहीं है। यदि बच्चे सही तरीक़ा से उसको यदि समझ जाता है तो क्या होगा कि जो उनका टीचिंग का जो कार्य है वो सफल हुआ। यानी वो अपना भी मूल्यांकन कर रहा है, बच्चे के मूल्यांकन के साथ साथ, बच्चे को सिखाने के साथ साथ वो अपना भी स्वयं का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। इसीलिए बोला गया है कि शिक्षण शिक्षक का स्वमूल्यांकन, यानी टीचिंग इज द सेल्फ इवैल्यूएशन ऑफ द टीचर। तो शिक्षण शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच की कड़ी है, जो अंतःक्रिया बताया था उसके बीच की क्या है, कड़ी है। नेक्स्ट है अधिगम, यानी शिक्षण के बारे में देखें हम, उसके बाद अधिगम। अधिगम मतलब हो गया सीखना। तो जो सीखता है यानी शिक्षा जो ग्रहण करता है, तो बच्चे जो बालक हैं जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कुछ भी वो सीख रहा है जो उसके लिए क्या है, उद्देश्यपूर्ण है, जो उसके जीवन के लिए लाभदायक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अधिगम। यानी सीखना, यानी ऐसा व्यवहार जो उसके लिए हानिकारक है, जो हानिकारक सीखेगा भविष्य में, कोई ऐसे बुरी आदत उसको पकड़ लिया तो उसको हम लोग सीखना नहीं कहेंगे। मान लिया वो गलत संगति में पड़ गया है और बुरी आदतों को ग्रहण कर लिया, तो उसको हमने सीखना यहाँ पे नहीं माना है। हालांकि वो भी चीज़ सीख रहा है, लेकिन उसको अधिगम के अंतर्गत नहीं रखेंगे। सिर्फ उन चीज़ों को रखेंगे जिससे उसको लाभ पहुँचता हो, जो उसके भविष्य के लिए अच्छा हो। तो सीखने की क्या विशेषता है, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, जो है सीखने की जो विशेषताएं क्या क्या है ये देखेंगे। सीखना क्या है, एक सार्वभौमिक है, यानी लर्निंग इज यूनिवर्सल। जितने भी पॉइंट्स आपके यहाँ पे हम लाएं सभी क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को आप याद रखिएगा। सीखना क्या है, परिवर्तन है, लर्निंग इज क्या है, चेंजिंग है। सीखना विकास है, यानी डेवलपमेंट है, सीखने से क्या होता है, उसका विकास होता है। सीखना अनुकूलन है, एडेप्टेशन वर्ड भी याद रखना है। सीखना क्या है, अनुकूलन है। सीखना प्रयोजन पूर्ण है, सीखना क्या है, पर्पोजफुल है। सीखना निरंतर है, यानी कॉन्टिन्यूस है, चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ क्या करता है, सीखता रहता है, अधिगम होता रहता है, कहीं से भी, किसी एक माध्यम से नहीं, बाहर से भी, स्कूल में सीखता है, घर में सीखता है, समाज में सीखता है, प्रकृति से सीखता है। यानी सीखना कभी भी बंद नहीं होता है, जीवन पर्यंत चलता है, इसीलिए इसको क्या बताया, कॉन्टिन्यूस बताया गया है। सीखना रचनात्मक है, यानी क्रिएटिव है।
सीखना क्या है? प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। सीखना ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक है और क्या है? क्रियात्मक है। सीखना स्थानांतरीय है यानी ट्रांसफरेबल है। सीखने के अंतर्गत उन व्यवहार जन्य परिवर्तनों को शामिल नहीं किया जा सकता है जो कि परिपक्व यानी मैचुरेशन या थकान या बीमारी अथवा नशीले और उत्तेजक पदार्थों के सेवन के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। यानी इन सब कार्यों के प्रति यदि कोई चीज़ प्राप्त होता है बच्चों को तो हम उसको सीखना नहीं कहेंगे। शिक्षण और जो अधिगम है इसमें एक संबंध बताया गया, यानी सिखा रहा है और ये जो सीख रहा है, यानी शिक्षण का जो काम हो रहा है टीचिंग का और जो लर्निंग का, इसमें क्या रिलेशन है? तो अधिगम बालकों से संबंधित मानसिक प्रक्रिया, यानी जो बालक क्या कर रहा है? सीख रहा है, यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कर रहा है? मानसिक प्रक्रिया। तो देख रहा है तो सोच रहा है, तो ये क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है, बालकों से संबंधित है। क्योंकि जो सीख रहा है, हमको बालक यदि सीख रहा है तो बालक यहाँ पे क्या है? मेन है। और शिक्षण क्या है? अधिगम में सहायता पहुँचाने वाला क्या है? बाह्य प्रक्रम है। यानी शिक्षण यानी अधिगम का एक पार्ट है, यानी अधिगम क्या है? मेन पार्ट है और उसी का एक जो सब पार्ट क्या हो जाएगा? शिक्षण हो जाएगा। यानी जो सीख है, टीचिंग है, अधिगम का ही क्या होगा? एक पार्ट होगा। इसलिए बोला गया अधिगम बालकों से संबंधित मानसिक प्रक्रिया है और शिक्षण अधिगम में सहायता पहुंचाने वाला क्या है? बाह्य प्रक्रम है। तो सहायता पहुंचाने वाला, तो शिक्षण क्या है? पूरा पार्ट नहीं होगा अधिगम का, क्योंकि जो बालक है जो अधिगम का प्रक्रिया करता है, सीखने का जो काम करता है विभिन्न तरीके से करता है। क्योंकि सिर्फ वो स्कूल में ही नहीं सीखता है, हर जगह जहाँ जा रहा है वहीं पर कुछ ना कुछ क्या कर रहा है? वो सीख रहा है, जो उसके लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसको क्या बताया गया है? जो शिक्षण का जो कार्य, टीचिंग का कार्य क्या है? अधिगम में क्या कर रहा है? सिर्फ सहायता पहुंचाने का कार्य करता है। अब है सीखने के जो सिद्धांत है, यानी थ्योरीज ऑफ लर्निंग है। एक है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है। नेक्स्ट है क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत है, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है। और यह पुनर्वलन सिद्धांत है, रेनफोर्समेंट थ्योरी है। और एक है नॉन रेनफोर्समेंट थ्योरी और पुनर्वलन सिद्धांत। इसके बाद है इसको किस किस साइंटिस्ट ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया वो भी दिया गया है। थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पॉवलोव है, हॉल तथा मिलर इत्यादि इसमें सम्मिलित हैं। किसने अपना अपना मत दिया था इसमें जैसे दिखाया गया है। तो ये जो सिद्धांत है, जो उद्दीपन स्टिमुलस है या रेनफोर्समेंट है, नॉन रेनफोर्समेंट है, यदि आप हमारा क्लास रेगुलर कर रहे हैं या देख रहे हैं हमारा वीडियो तो आपने देखा होगा, हमने देखा थिंकिंग एंड लर्निंग, बालकों का सोचना और सीखना, उसमें हमने सीखने के अंतर्गत इन सब थ्योरी को करवाया था आपको। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हमारा जो पहला वीडियो है बालकों का सोचना और सीखना, यानी उसमें जो सीखना जो लर्निंग है वहीं पे हमने इसका थ्योरी का आपको बताया था। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक का जो उद्दीपक का जो सिद्धांत अनुक्रिया सिद्धांत है, थॉर्नडाइक स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है। तो उसके बाद है स्किनर का सक्रिय अनुकूलित सिद्धांत है, ये भी है, कई सारे थ्योरीज हैं। हल का सबलीकरण का सिद्धांत है, टॉलमैन का चीन अधिगम सिद्धांत है, बंदुरा का प्रतिरूपण सिद्धांत है, पैवलव का शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत है, कोहलर का सूझ का सिद्धांत है, कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत है, गुथरी का सामीप्य अनुकूलन सिद्धांत। बहुत सारे सिद्धांत है सीखने से संबंधित। इसमें से कुछ सिद्धांत हमने पिछले वीडियो में कवर किया था और जो कुछ सिद्धांत हमने नहीं किया उसको आने वाले वीडियो में हम आपको पूरा सीखने के अंदर करवाएंगे। इसके बाद भी सीखने के ऊपर क्लासेस होगा, उसके अंतर्गत हम इन सब चीज़ों को डिटेल्स में देखेंगे। थॉर्नडाइक का इसके बारे में जो है दिए गए सीखने का जो बुनियादी सिद्धांत है उसका दो सिद्धांत, एक है मुख्य नियम था और एक क्या है गौण नियम, जो सेकेंडरी रूल्स है। जो मुख्य नियम था अभ्यास का नियम, रूल ऑफ एक्सरसाइज था, तत्परता का नियम, रूल ऑफ रेडीनेस। इसके बाद है प्रभाव का नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट है। और जो गौण नियम है उसमें क्या बहु प्रक्रिया का नियम है, मानसिक स्थिति का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है और साचार्य परिवर्तन का नियम है। तो कई सारे नियम है, मुख्य नियम और गौण नियम। तो इसका भी हमने क्या है पिछले वीडियो में डिटेल्स में आपको बताया था थॉर्नडाइक के बारे में। ये भी क्या है सीखने से रिलेटेड है, यानी जो था बालकों का सोचना और सीखना, उसी वीडियो में हमने आपको बताया। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसको आसानी से देख सकते हैं, जो समानता के नियम है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक खोजों के आधार पर शिक्षार्थियों
ने कुछ शिक्षण सूत्रों को प्रतिपादित किया है। ये शिक्षण सूत्र जो हैं इस प्रकार हैं, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी ये भी सीखने के अंतर्गत आता है, शिक्षण और अधिगम में है। ज्ञात से अज्ञात की ओर है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, सरल से जटिल की ओर है, मतलब किस तरह से बच्चा सीखता है उसको क्या कहते हैं। इसके बाद है पूर्ण से अंश की ओर है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर है, अनिश्चित से निश्चित की ओर है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अनुभूत से युक्ति की ओर है, और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो कई सारे यहाँ पे क्या हैं, सूत्र हैं जिस माध्यम से बच्चा क्या करता है, सीखता है। ये भी जो है इसका भी पूरा का पूरा जो क्लास हम पहले ले चुके हैं, आप जा कर के वहाँ पर हमारे प्लेलिस्ट में इस वीडियो में देख सकते हैं, जो क्या है शिक्षण और अधिगम से रिलेटेड है। इसलिए हमने आपको फिर से एक बार एक चार्ट दे दिया है जो बताएं कि फिर से आप इसको दोबारा रिकॉल कर सकें। मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर कई सारे नियम हैं। अब है जो है एक जो नियम था जो पहले भी हमने आपको बताया था, प्रयास और भूल के नियम द्वारा सीखना, वहाँ पर हमने कई सारे एग्जाम्पल दिए। जैसे प्रयास और भूल के नियम का प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बताया था जो बच्चे जब सीखते हैं तो क्या करते हैं, भूल करते हैं, यानी कोशिश करते हैं, फिर भूल होता है, फिर करके सीखते हैं, इस तरह से क्या होता है वो सीख जाता है। तो ये क्या है, जरूरी है थॉर्नडाइक के बारे में, ये पहले ही आपको कहा था, फिर से आप देख सकते हैं। दूसरा जो था वो है अनुकरण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन। तो वहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ पर हम देखेंगे अनुकरण द्वारा। अनुकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मनोवैज्ञानिक हेगार्ट है। क्या है, हेगार्ट को माना जाता है इसके प्रतिपादक, इसलिए हमने इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा यहाँ पे बताने की कोशिश किया था। अनुकरण द्वारा सीखना, अनुकरण मतलब किसी को देखकर सीखना या किसी को कॉपी करना, जो कर रहा है पहले से उसको देख करके सीख लिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुकरण द्वारा सीखना। और ये विधि क्या है, बहुत ही अच्छा, यानी प्रयास और भूल की तुलना में ये ज़्यादा अच्छा है। प्रयास और भूल में क्या हो रहा है कि बच्चा को कोई भी चीज़ यदि प्रयास भूल के माध्यम से सीखेगा बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हालांकि प्रयास भूल करते करते उसके दिमाग में जब सही विचार आ जाएगा तो ये उसको जीवन पर्यंत याद रहता है, उसको नहीं भूल पाता है। लेकिन प्रयास और भूल करके सीखते सीखते उसको बहुत टाइम लग जाएगा। मान लीजिए एक मैथ का ही सवाल है, अब बच्चों को दे दिए कि करो, अब वो कोशिश करेगा, फिर भूल करेगा, फिर कोशिश करेगा, भूल करेगा, इस तरह से बहुत ज़्यादा समय लगेगा सिर्फ एक जो प्रश्न है उसका हल करने में। इस तरह से कई सारे प्रश्न यदि वो खुद से प्रयास भूल करते करते बहुत ज़्यादा, यानी समय पे क्या होगा उसका जो करिकुलम है पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस विधि को क्या है सबसे अच्छा नहीं माना जा सकता। हालांकि अनुकरण द्वारा जो सीखना है ये क्या है, इससे बेहतर है। यानी क्या है, दूसरे को देख करके सीखना, यानी किस तरह से हम इसी प्रोसेस का इस्तेमाल भी क्लास में करते हैं। पहले शिक्षक क्या करते हैं उसको बता देते हैं कि इस तरह से इसको समाधान करना है, और बच्चे भी क्या करते हैं उसका अनुकरण करते हैं कि इसी तरह से उसी पैटर्न पे किसी भी चीज़ का समाधान निकालते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो इसमें उसने क्या किया, जो थे हमारे हेगार्ट जो महोदय थे उन्होंने क्या किया, इसको कहीं कहीं हेंगाटी भी कहा जाता है। हेगार्ट महोदय ने क्या किया, दो भूखे बंदरों को दो अलग अलग क्या क्या केज में यानी पिंजरा में बंद कर दिया। इस पिंजरा में बंद करने के बाद क्या किया, एक बंदर को यहाँ पे एक पाइप में, यानी जो लोहे का पाइप है उसके भीतर केला डाल करके इसके अंदर डाल दिया, और एक लकड़ी भी साथ में दे दिया। ये बंदर भूखा था जिसके कारण क्या हुआ, वो केला को देख चुका था तो केला खाने की कोशिश करने लगा, तो केला वो निकाल नहीं पाता, उसके भीतर उस पाइप के भीतर उसका हाथ नहीं पहुँच रहा था। मान लीजिए यहाँ पे एक पाइप था, पाइप के भीतर क्या किया उसने, केला को डाल रखा था। तब उसके बार बार उसको पटक रहा था पाइप को, केला बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसा करते करते यानी बहुत बार प्रयास किया, भूल हो रहा था, उससे नहीं हो रहा था काम। लास्ट में उसने क्या किया, इस लकड़ी के मदद से क्या क्या पाइप में धक्का दिया और केला बाहर निकल गया और उसको खा लिया। इस तरह से कई प्रयास के बाद क्या हुआ, वो सफल हो गया। अब इसी चीज़ को क्या किया उसने, हेगार्ट महोदय ने पाइप में फिर से केला डाल करके और एक लकड़ी के साथ क्या किया, दूसरे बंदर के पिंजरा में भी क्या किया, यही प्रयोग फिर से दोहराया। चूँकि ये बंदर उसके सामने वाले पिंजरे में था, वो आसानी से इसको देख पा रहा था और देख के वो सीख चुका था कि कैसे निकालना, और इसने क्या किया, तुरंत इस जो तरीका को अपना लिया। तुरंत क्या किया, स्टिक लेकर के जो लकड़ी था, लकड़ी की मदद से केला निकाल के खा लिया। यानी इसने प्रयास और भूल किया, और उसके बाद प्रयास करते करते लास्ट में ये क्या हुआ, सक्सेस हुआ, सफल हुआ खाने में। और ये जो था इस चीज़ को देख करके यानी अनुकरण के माध्यम से इसने पहले बंदर का अनुकरण किया और सीख लिया कि कैसे केला को निकाला जाता है, और तुरंत कर लिया। तो बहुत ही आसान है, इस चीज़ को बहुत अच्छा तरीका माना जाता है बच्चों को सिखाने में, अनुकरण द्वारा
सीखना। और इसका जो प्रतिपादक थे ये आपको याद रखना है, कौन थे? मनोवैज्ञानिक हैगार्ड। नेक्स्ट है सूझबूझ द्वारा सीखना। सूझबूझ इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसके बारे में भी हमने आपको पहले बताया था, इसके ऊपर प्रयोग भी दिया था। तो सीखने के इस नियम का सिद्धांत को सर्वप्रथम कोहलर ने प्रतिपादित किया था। तो कोहलर महोदय ने क्या, उसने भी एक प्रयोग द्वारा इसको बताया था। कोहलर ने, उसने क्या किया, जो सूझबूझ यानी जो बच्चे में जब समझ आ जाता है, यानी सूझबूझ के अपनी बुद्धि के उपयोग करके काम करता है, तब उसको हम लोग सूझबूझ का सिद्धांत कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं उसने प्रयोग किया था एक चिंपांजी के ऊपर। तो चिंपांजी क्या होता है, साधारणतः अन्य जानवरों से ज़्यादा बुद्धिमान होता है, उसकी सूझबूझ की शक्ति थोड़ा ज़्यादा होती है। तो उसने क्या किया, जो इसके पिंजरे के भीतर, ये भी भूखा था, इसके पिंजरे के भीतर 2 लकड़ी रख दिया। उसके बाद जाके इसके पिंजरे के बाहर क्या किया, उसने केला को झुला दिया। इस पिंजरे के बाहर क्या किया, उसने केला को, कई सारे केला को झुला दिया। अब वो क्या कर रहा है, चिंपांजी पहले एक लकड़ी को उठाता है, उस केला को लेने की प्रयास करता है, लेकिन उसका लकड़ी जो है यानी उसका जो डंडा है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहा है। कई बार उसने ऐसा कोशिश किया, उसके बाद क्या है कि उसके दिमाग में ये आया कि ये लकड़ी क्या है, इसका जो ये पहला वाला जो डंडा है वो छोटा पड़ रहा है, इसलिए उसने क्या किया, पास में पड़े हुए दूसरे डंडे को उठा लिया, इसके भीतर इसको जोड़ दिया, दूसरे डंडे के। इस तरह से उसको दिया गया था डंडा कि वो जुड़ जाए आराम से। तो दोनों डंडा को जोड़ दिया और उसके बाद क्या किया, उसने केला को आराम से पकड़ लिया और उसको खा लिया। तो यहाँ पे उसने क्या किया, चिंपांजी ने सूझबूझ कर क्या किया, अपना इस्तेमाल किया। और इसको प्रयोग कर किसने किया था, कोहलर ने। और किस पे किया था कोहलर महोदय ने, चिंपांजी के ऊपर इसका प्रयोग किया था। तो आपको याद रखना है जो सूझबूझ इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है, इसका सर्वप्रथम कोहलर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, कई सारे हमने नियम देखा, सिद्धांत देखा। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि मानव के व्यवहार में परिवर्तन है और यह परिवर्तन विभिन्न नियमों के माध्यम से संभव होता है। सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक वातावरण वंशानुक्रम अपनी अहम भूमिका निभाती है, यानी दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी सामाजिक वातावरण और वंशानुक्रम, हेरिडिटी एंड जो आपका सोसाइटी है, जो एनवायरनमेंट है, ये इसके ऊपर भी हमने विस्तार से क्लास किया था, वहाँ से आप देख सकते हैं जो किस तरह से जो वातावरण है, वंशानुक्रम, दोनों ही बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी है। यानी सिर्फ क्या है, हम उसको सामाजिक वातावरण दे रहे हैं, इन्वायरमेंट दे रहे हैं, और उसका जो हेरिडिटी ठीक नहीं है, आनुवंशिक लक्षण ठीक नहीं है, तो बच्चे क्या होगा, सही से उसका विकास नहीं हो पाएगा। यदि उसका क्या आनुवंशिक लक्षण ठीक है और उसका सामाजिक वातावरण नहीं है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वो जिस इन्वायरमेंट में उसी तरह से क्या करेगा, वो अनुकरण करेगा, उसी तरह से सीखेगा। यानी बच्चों के सही विकास के लिए, सही अधिगम के लिए ये दोनों चीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे है करके सीखना, ये भी एक तरीका है जिसके माध्यम से बच्चा सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। ये भी अच्छा तरीका है। कोई भी चीज़ जब बच्चा कर रहा है तो करके उसमें देखता है, उसको छू कर देखता है, अपने से उसका प्रयोग करता है और बच्चा उसको सीखता है। इसमें क्या होता है, उसको याद रहता है और ये भूलता नहीं है। निरीक्षण करके देखना, निरीक्षण यानी क्या है, ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज़ को बच्चा क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको ध्यान से देख रहा है, उसको पकड़ के देख रहा है। कोई भी चीज़ है तो छू कर देख रहा है, उसके बारे में जानना चाह रहा है, उसका क्यूरियोसिटी बढ़ रहा है ऑब्जर्वेशन करते। चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे कि एक कीट पतंग को यदि देख रहा है कैसे वो कोकून से निकल रहा है, या कैसे उसके घर में मक्खी है, मच्छर है, उड़ रहा है तो आवाज़ कर रहा है, किसी भी चीज़ का वो निरीक्षण कर रहा है और सीख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका, निरीक्षण के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, इसमें अपना बहुत ज़्यादा जो शक्ति है, यानी बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखते हैं, जिससे इसका क्या होता है, स्मृति पटल पे याद रहता है। परीक्षण करके सीखना, प्रयोग द्वारा, यानी बच्चे, बड़े बच्चे जो है वो परीक्षण करके, यानी एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, ये बहुत ही ज़रूरी है, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। ग्रुप मेथड जो है, इसमें क्या होता है, बच्चे का सिर्फ सीखने का ही काम नहीं होता है, बल्कि बहुत सारा चीज़ जो है वो अपने आप हो जा रहा है। यानी जो चीज़ वो सीख रहा है ग्रुप के माध्यम से, वो तो सीख ही रहा है, उसका विभिन्न पहलुओं को भी सीख रहा है। क्योंकि एक चीज़ का आंसर यदि वो खुद स्वयं कर रहा है, उसका एक ही आंसर आएगा या 2 आंसर आएगा, लेकिन जब ग्रुप में बैठ रहा है तो उसका तरह तरह का उसको आइडिया मिल रहा है, सही हो या गलत हो, विभिन्न तरह का आइडिया उसके ऊपर देता है। क्योंकि ग्रुप में सभी मेंबर अपना अपना आइडिया देता है, सभी मेंबर उसका अर्थ बताता है। इस तरह से उसके बाद ग्रुप में रहने से क्या हो रहा है कि उसका सामाजिकरण भी हो रहा है। एक साथ रहना, मिलजुल के रहना, मिलजुल के कैसे काम करते हैं, कैसे बात करते हैं, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। तो बच्चे सामाजिकरण का भी विधि सीखते हैं ग्रुप विधि के द्वारा।
मिश्रित विधि द्वारा सीखना, आजकल इस विधि का उपयोग भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, मिश्रित विधि का, यानी बैलेंस्ड मेथड लर्निंग है जो ब्लेंडेड है, ब्लेंडेड मेथड लर्निंग है, मिक्स्ड। तो मिश्रित विधि में क्या होता है, किसी भी चीज़ का पहले हम क्या करते हैं, जो इसमें दो तरह के, एक पूर्ण विधि होता है, एक आंशिक विधि होता है, दोनों को मिला के क्या बनता है, मिश्रित विधि बनता है। तो पूर्ण विधि में क्या करता है, बच्चे को हम पूरा चैप्टर के बारे में, पूरा जो एक्सरसाइज है उसके बारे में पहले हम बता देते हैं, समझा देते हैं, पढ़ा देते हैं, कुछ भी हो। इसके बाद क्या करते हैं पूर्ण विधि में, जिसका दूसरा पार्ट जो है आंशिक विधि, आंशिक विधि में हम क्या करते हैं, बच्चे को पार्ट को समस्या के अनुसार खंड खंड कर देते हैं, पार्ट कर देते हैं, फिर जा कर के उसका जो है उसका अध्ययन या अधिगम होता है, टीचिंग होता है। तो इसी को करते हैं, दोनों को जब मिला के किया जाता है तो हम इसी को कहते हैं मिश्रित विधि या ब्लेंडेड मेथड ऑफ लर्निंग। ठीक है, सीखने की जो प्रगति या अवनति को दिखाने वाली वक्र रेखा को शिक्षण या अधिगम वक्र कहा जाता है, यानी वक्र रेखा। यानी जब शिक्षण अधिगम हो रहा है तो शिक्षण अधिगम कैसे हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, उसमें क्या बढ़ोतरी हो रहा है, या जो शिक्षण अधिगम है वो उसमें ह्रास हो रहा है, इसी को जब हम रेखा के माध्यम से यानी ग्राफ के माध्यम से जब दिखाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्र अधिगम। वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो सीखने की मात्रा तथा अभ्यास का प्रयास के बीच एक खास संबंध को बताता है। इसी को जब वक्र यानी ग्राफ के माध्यम से, कर्व के माध्यम से, लाइन के माध्यम से दिखाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, अधिगम वक्र या लर्निंग कर्व कहते हैं। ये भी क्या होता है, 4 प्रकार का होता है। तो पहला है समान निष्पादन वक्र, समान निष्पादन वक्र यानी कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स। इस वक्र को रेखीय त्वरण वक्र कहा जाता है। इस वक्र का आकार एक सीधी रेखा के समान होता है। आपको याद रखना है, जब समान निष्पादन यानी कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न होगा तो उसमें क्या होगा, सीधी रेखा होगा। इस तरह के वक्र में प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा निष्पादन समान रहता है, यानी प्रत्येक प्रयास में। यदि हम इसको देखते हैं ये ग्राफ के माध्यम से, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमने क्या लिया, अभ्यास को लिया, यानी जो बच्चा बार सीखने के दौरान अभ्यास कर रहा है और ये सीखने की उसकी गति जो है, तो दोनों क्या है, बराबर है। यानी इसका अर्थात हुआ बच्चा जितना क्या है अभ्यास किया उतना ही क्या है सीखा है। फिर से जितना इसका अभ्यास भी बढ़ गया, इसका क्या है सीखने का गति भी क्या है बढ़ गया। तो प्रत्येक क्षेत्र में अभ्यास जितना हो रहा है उसका सीखने की गति भी उतना ही हो रही है। इसीलिए क्या गया है, ये सीधी रेखा में गमन करती है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न का ग्राफ कैसा होता है, तो होगा सीधी रेखा में होता है। यानी बच्चा जितना अभ्यास करेगा उतना तेजी से वो सीखेगा। यानी दोनों ही क्या होता है, किसी भी स्थिति में ये समान रहता है, इसलिए इसको सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन द्वारा दिखाया जाता है। इसका दूसरा जो पार्ट है वो है वर्धमान निष्पादन वक्र। हिंदी नाम थोड़ा कठिन है इसलिए आप इंग्लिश नाम याद रखिएगा। कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कर्व ऑफ क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इस तरह का वक्र तब बनता है जब प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति धीमी होती है और फिर बाद के प्रयासों में उसकी गति तीव्र हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अधिगम वक्र तेजी से ऊपर उठता है। यानी शुरू में जो है अभ्यास उसको ज़्यादा करना पड़ रहा है बच्चे को, और सीखने की गति क्या है, धीमी हो रही है। अभ्यास ज़्यादा कर रहा है लेकिन सीखने, यानी उसने क्या किया, इतना अभ्यास किया लेकिन सीखने की गति क्या है, यहीं पे है, यहाँ पे। तो इस तरह से क्या है, लेकिन बाद में जब हम देखते हैं जैसे जैसे उसका अभ्यास बढ़ रहा है उसका सीखने की गति भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरह से शुरू में क्या था, जो सीखने की गति कम था और बाद में क्या हो रहा है, वो तेज़ी से बढ़ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट है ह्रास निष्पादन वक्र यानी कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। इस तरह के वक्र से यह पता चलता है कि प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति तीव्र होती है, परंतु बाद के प्रयासों में यह गति क्या हो रहा है, धीमी हो जाती है। यानी प्रयोज्य सब्जेक्ट निष्पादन के उच्चतम शिखर के करीब आ जाता है। यानी शुरू में क्या होता है, सीखने की गति क्या होता है, उसका ज़्यादा होता है। यानी शुरू में क्या हो रहा है, वो ज़्यादा सीख रहा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो उसका सीखने की गति क्या है, धीमी हो जा रहा है। यानी इस तरह का जो आपको कर्व को क्या करना है, इस तरह के कर्व को आपको याद रखना है। जो थर्ड में है कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स है। एक होता है एस आकारीय वक्र, जो एस शेप कर्व है। इस तरह के शिक्षण वक्र में सीखने की गति या दर आरंभ में धीमी होती है और फिर बाद के प्रयासों में तीव्र हो जाती है और अंत में फिर धीमी हो जाती है, यानी कभी बढ़ता है या कभी कमता है, जिस कारण से क्या हो रहा है, ये एस आकार का धारण कर रहा है। यानी यहाँ पे क्या है, इसका
जो प्रयास गति धीरे धीरे बढ़ रहा है, कभी कम रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम रहा है। यानी बच्चों को क्या हो रहा है, यानी शुरू में यदि कोई आसान सा प्रश्न है, बच्चा क्या रहा है यानी किसी चैप्टर में, तो उसको आसानी से सॉल्व कर रहा है, उसका सीखने गति तीव्र हो गया। लेकिन उसके बाद ही 4-5 प्रश्न करने के बाद यदि कठिन प्रश्न आता है तो उसके सीखने की गति क्या हो जा रहा है, फिर धीमी हो जा रहा है। फिर अंत में यदि वो सीख ले रहा है, फिर आसान प्रश्न आता है, फिर उसको तीव्र गति से करता है, तो यही कर्म के कारण क्या होता है, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और एस आकार का रूप धारण करता है। तो आपको यहाँ पे एस शेप्ड कर्व होगा तो उसका आकार कैसा होगा, इस तरह से एस जैसा होगा, इसीलिए इसको एस शेप्ड बताया गया है। अब सीखना क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है, यानी मनुष्य एक सामाजिक एवं बौद्धिक प्राणी है, यानी सामाजिक प्राणी भी है और बौद्धिक भी है। समाज में रहकर ही उसका विकास संभव है। सामाजिक परिवेश एवं परिस्थितियों बच्चे को सीखने की प्रेरणा प्रदान करती है। तो मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है। इसके अलावा भी कई सारे जो एनिमल्स उसको भी सामाजिक प्राणी कहते हैं, जो एक साथ ग्रुप बना करते हैं। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य का जो विकास है समाज के बिना संभव नहीं है। यानी समाज में रह कर ही क्या कर सकता है, वो सीख सकता है। यानी किसी मनुष्य को पैदा होते ही किसी बच्चे को यदि जंगल में रख दिया जाए, वो सामाजिक नियमों को नहीं सीखेगा, जहाँ पर रहेगा उसी के आचरण को क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा। यानी उसके विकास के लिए समाज बहुत ही ज़रूरी है। यानी भाषा सीखने के लिए, कल्चर सीखने के लिए, तरह तरह का बुद्धि सीखने के लिए जो है समाज में रहना, घुलना मिलना, अंतःक्रिया करना समाज से बहुत जरूरी। इसीलिए क्या है, सीखना एक क्या है, सामाजिक गतिविधि है। सीखना का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि स्कूल में जा कर के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वही सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है। यानी जो जहाँ जहाँ जा रहा है, जो भी चीज़ सीख रहा है, यानी समाज में रह के सीख रहा है, परिवार में रह के सीख रहा है, दोस्तों के साथ रह सीख रहा है, खेल के मैदान में सीख रहा है, कक्षा में सीख रहा है, कहीं भी जा रहा है सीख रहा है। वो अपने ज़िंदगी में आने वाले काम के लिए वो कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, सीख रहा है, जो ज़िंदगी में उसके लिए ज़रूरी है, जो भविष्य में हर नॉलेज बच्चे में होना जरूरी, तब उसका जीवन क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। यानी उसका क्या होता है, ऑल राउंड तब डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए इसको एक सामाजिक गतिविधि बताया गया है। यानी समाज के बिना इसका जो बच्चों का डेवलपमेंट है वो संभव नहीं है। नेक्स्ट है अधिगम में सहायक जो कारक है। तो इसमें है जो एक होता है व्यक्तिगत कारक जो प्रभावित करता है बच्चों को सीखने का, और एक होता है पर्यावरणीय कारक जो बाहर का जो कारक होता है वो भी प्रभावित करता है। यानी जैसे बालक को सीखने की जिज्ञासा, बालकों की शैक्षिक पृष्ठभूमि, सीखने का समय तथा अवधि, परिपक्वता है, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, सीखने वाले की अभिवृत्ति, बुद्धि, अधिगम प्रक्रिया, अनुशासन, शिक्षक की शिक्षण विधि, ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिगत कारक है जो बालकों पे डिपेंड होता है। यानी बालक के सीखने की जिज्ञासा, जिस बालक में जिज्ञासा ज़्यादा होगा, क्यूरियोसिटी ज़्यादा होगा, किसी भी चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, तो ज़्यादा सीखेगा, ज़्यादा पूछेगा, ज़्यादा उसके बारे में सोचेगा और जल्दी उस चीज़ को ग्रहण करेगा। इसलिए ये क्या है, उसका व्यक्तिगत कारक है। बालकों की शैक्षिक पृष्ठभूमि, यानी किस शैक्षिक पृष्ठभूमि से आ रहा है, उसके आसपास कैसे लोग हैं, उसके फैमिली में कैसे लोग हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। यानी ज़्यादा जो शिक्षित फैमिली है तो इससे ज़्यादातर चांसेस होता है बालक भी क्या होगा, शिक्षा में आगे बढ़ेगा और शिक्षण उसका जो है अच्छा होगा। सीखने का समय तथा अवधि है, परिपक्वता, मैच्योरिटी पर भी डिपेंड करता है। ज़्यादा मैच्योर होता है तो ज़्यादा सीखने की जो बौद्धिक क्षमता है ज़्यादा होती है और ज़्यादा सीख पाता है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी ये क्या आता है, व्यक्तिगत कारण आता है, व्यक्तिगत के अंदर आता है। यानी जो स्वस्थ बालक है वो स्वस्थ रहेगा तो अच्छा सीख पाएगा, और कोई जो अस्वस्थ है तो क्या होगा, उसकी अस्वस्थता उसके शिक्षण में क्या होगा, बाधा उत्पन्न करेगा, उसका अधिगम में बाधा उत्पन्न करेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। सीखने वाले की अभिवृत्ति, एटीट्यूड कैसा है, उसका बुद्धि कैसा है, उसके बाद अधिगम प्रक्रिया जो है वो कैसा है, अनुशासन में है कि नहीं, अनुशासन कैसा है, शिक्षक की शिक्षण विधि कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है। शिक्षण विधि अच्छा है, शिक्षक सरल भाषा का उपयोग कर रहा है, शिक्षक सरल पाठ्यक्रम का उपयोग, आसान पाठ्यक्रम का उपयोग कर रहा है, तो क्या होगा, बच्चे जल्दी सीखेंगे। वहीं पे यदि शिक्षक ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहा है जब बच्चे को समझना कठिन है, या कठिन शब्दों का उपयोग कर रहा है, तो बच्चे का जो अधिगम होगा वो स्लो हो जाएगा। ये सब क्या था, उसका व्यक्तिगत क्या है, कारक है। आपका वहाँ पर यदि प्रश्न रहता है कि व्यक्तिगत कारक क्या या बाह्य कारक क्या है, तो ये सब रहने से आप उसको व्यक्तिगत कारक में गिनेंगे। जो पर्यावरणीय कारक है, जैसे वातावरण का प्रभाव है, वंशानुक्रम है, सामाजिक जो वंशक्रम का ज्ञान है, व्यक्तित्व का विकास है, परिवार का वातावरण है, शिक्षा के अनौपचारिक साधन है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण है, कक्षा का भौतिक वातावरण है, मनोवैज्ञानिक वातावरण है, ये सभी क्या है, पर्यावरणीय कारक है जो बच्चों के
ऊपर जो सीखने हैं, जो शिक्षण का यानी उसका जो अधिगम है उसके ऊपर क्या है जो प्रभाव डालता है। यानी इसमें देखेंगे यदि परिवार का वातावरण किसी का बहुत ही अच्छा है तो बच्चे क्या करें, अच्छे वातावरण, स्वस्थ वातावरण है वो बहुत ही अच्छा सीखेगा। यदि परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है, परिवार में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, परिवार में क्या है आर्थिक स्थिति है, तो बच्चे के जो अधिगम है उस पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। यानी बच्चे की मानसिक स्थिति सही नहीं होगा तो सही से क्या करेगा, वो अधिगम नहीं कर पाएगा। व्यक्तिगत विकास भी यानी उसका पर्सनल डेवलपमेंट ठीक है तो बच्चे अच्छा से ग्रहण करेगा शिक्षा और उसमें अधिगम अच्छा होगा। जो अनौपचारिक साधन है, अनौपचारिक साधन एक होता है औपचारिक साधन। अनौपचारिक जो घर में मिलता है, समाज में मिलता है, उसको कहते हैं अनौपचारिक साधन, इनफॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन। और औपचारिक साधन हो गया जो क्लास में दिया जाता है, जो स्कूल में दिया जाता है, उसको कहते हैं औपचारिक कारण, यानी औपचारिक साधन कहते हैं उसको। सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण है, कक्षा का भौतिक वातावरण बहुत ही मायने रखता है बच्चे के जो अधिगम है। भौतिक वातावरण उसका सही है, भौतिक वातावरण गणतांत्रिक है यानी समावेशी है तो बच्चे क्या करेंगे, अच्छा से सुलभ तरीका से क्या करेंगे, अधिगम करेंगे। इसी तरह से बहुत सारे कारक हैं, तो व्यक्तिगत कारक है और क्या है ये पर्यावरणीय कारक है। नेक्स्ट है जो कुछ शिक्षण विधियां हैं और उनके प्रतिपादक हैं। ये आप याद रखिएगा कौन सा जो शिक्षण विधि है इसके प्रतिपादक कौन है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने इस चीज़ का डेवलप किया या ये विधि को दिया। जैसे है डेकाली विधि है, डेकाली ने दिया। हर्बर्ट विधि है, हर्बर्ट ने। मॉन्टेसरी विधि है, मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। विनेटका विधि है, डॉक्टर कार्लटन वाशबर्न ने दिया था। किंडरगार्टन विधि को हर्बर्ट ने। खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक हैं। डाल्टन विधि है, हेलन पार्क हर्स्ट है। पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी। खोज विधि आर्मस्ट्रॉन्ग। खोज विधि को क्या ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि भी कहते हैं, तो आपको ये नाम याद रखना है। कहीं कहीं पे खोज विधि देता है, कहीं पे ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि इसको कहते हैं, तो ये याद रखना है। आर्मस्ट्रॉन्ग है। प्रोजेक्ट जो विधि है विलियम हेनरी किलपैट्रिक। वैज्ञानिक विधि गुड वार स्केट्स है। समस्या समाधान विधि सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात है। सूक्ष्म शिक्षण विधि रॉबर्ट है। समाज मिति विधि जो है एल मोरेनो है। आगमन विधि अरस्तु। निगमन विधि प्लेटो। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ। संवाद विधि प्लेटो। इसमें देखिएगा एक है प्रश्नावली विधि, इसका क्या है वुडवर्थ है प्रश्नावली। दूसरा क्या है प्रश्नोत्तर विधि है, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। इसका कौन है प्रतिपादक, सुकरात। प्रश्नोत्तर में प्रश्न करते हैं बच्चा उत्तर देता है, प्रश्न करते हैं बच्चा उत्तर देता है। प्रश्नावली यानी प्रश्न करते हैं और तो ये सिर्फ प्रश्न कर रहे हैं, इसमें क्या है इसको वुडवर्थ। ये दोनों प्रश्नोत्तर और एक है प्रश्नावली विधि। तो ये था आपका शिक्षण अधिगम, टीचिंग एंड जो लर्निंग का प्रोसेस है। तो पहले भी हम लर्निंग के बारे में पढ़े थे, बच्चों का सोचना और सीखना जो अधिगम है। अभी फिर से देखें लर्निंग और अधिगम। इसके बाद भी जो है लर्निंग का और पार्ट है और जो हमने आपको सिद्धांत था जो इसमें नहीं कवर कर पाए वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।